एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी देन आईटी। देखिए होता क्या है कि जो आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो आईसीटी है, ठीक है, जो आईसीटी है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है किससे, आईटी से। ठीक है फ्रेंड्स, आईसीटी में आपको सारी ही चीज़ें कवर इसमें हो जाएंगी। ऑल्दो देयर इज़ नो सिंगल universal definition of ICT, the term is generally accepted to mean all devices, networking components, application and system that combine allow people and organization to interact in the digital world। तो फ्रेंड सिंपल सी बात देखते हैं क्या है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है क्या। देखिए जो आईसीटी है, आजकल आईसीटी हर एक जगह इस्तेमाल हो रही है। आईसीटी रिसर्च में इस्तेमाल हो रही है, आईसीटी हायर एजुकेशन में इस्तेमाल हो रही है, आईसीटी सभी जगह इस्तेमाल हो रही है। आईसीटी क्या है कि जो काम कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आजकल क्या करते हैं कि हर एक काम जो कंप्यूटर के द्वारा होता है, हमें कंप्यूटर के ज़रिए ऑनलाइन जो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है, वो आईसीटी के ज़रिए होता है। अगर हम जो आप मेरी वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, कोई भी वीडियो देखोगे, ऑनलाइन को फॉर्म भरोगे, ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है आईसीटी की वजह से। इनके आईसीटी का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, यूज़ कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर में आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आईसीटी इंक्लूड रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर एंड नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी ही चीज़ें क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आईसीटी के अंदर आती हैं। ठीक है, चाहे वो ईमेल वगैरह हो, जो मर्जी हो, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अगर हम टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो आप ये देखोगे कि सारे ही चैनल जो उसमें दिखाई दे रहे हैं, इसके सैटेलाइट जो है वो छोड़े गए हैं आसमान में। ठीक है, तो उसका सिग्नल कैच हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, आईसीटी की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि NCF 2005, तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैज़ आल्सो हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ICT इन द स्कूल एजुकेशन, कीपिंग इन द माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ICT, ए मेजर पैराडिम shift in imperative in education characterized by imparting instruction, collaborative learning, multidisciplinary problem solving and promoting critical and creative thinking skill। देखिए NCF 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उन्होंने ये हाईलाइट किया था कि जो स्कूल है उनकी शिक्षा में, जो स्कूल की एजुकेशन में आईसीटी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि आजकल सभी स्कूलों में तकरीबन, ठीक है फ्रेंड्स, मैं छोटे स्कूलों की बात नहीं करूँगा, जो छोटे जो गांव के स्कूल हैं, ठीक है, आजकल देखिए कि तकरीबन हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसका ये उद्देश्य या ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि चाहे स्कूल छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, कहीं भी हो, वहाँ पे आईसीटी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम जो कोचिंग है, जो वहाँ पे जो लेक्चर है, वो वीडियो लेक्चर के ज़रिए दे सकते हैं। मान के चलिए कि जैसे हम स्कूलों में आईसीटी है वो शुरू कर दें, ठीक है, जो शुरू कर दें उसमें, अब दिल्ली बैठा टीचर वहाँ पे लाइव लेक्चर देगा, तो शहरों में, गाँव में, सभी जगह पे वो लेक्चर अगर दिखाया जाए तो उससे टाइम भी बचेगा, उससे क्वालिटी कोचिंग भी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो NCF 2005 में इन्होंने कहा था आईसीटी को स्कूल एजुकेशन में जोड़ा जाए। इससे क्या होगा कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, साथ में क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक, न्यूमरस गवर्नमेंटल अथॉरिटी एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGO एडवोकेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट एम टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर एक्सेस टू ICT अमंग दोज इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड इट। देखिए वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है और साथ में जो NGOs का क्या कहना है कि जो आईसीटी है, ठीक है, आईसीटी है वो उनका ये लक्ष्य है, ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएँ कि जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड क्या है कि देखिए जो विलेज हैं, जो गांव के जो एरिया हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कई गाँव तो आज तक बिजली नहीं है। ठीक है, तो आप देखें कि हम कहते हैं ना कि ये तो गांव है, यहाँ पे कोई सहूलियत ही नहीं है, शहरों में जाएं। देखिए लोग गांव से शहर क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको सारी ही सहूलतें मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिज उनके बीच में। ठीक है, यानी कि एक तरफ कुछ नहीं है, एक तरफ सब कुछ है। ठीक है, तो इस ब्रिज को तोड़ने के लिए, इस ब्रिज को हटाने के लिए अब गाँव में भी आईसीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का और NGO का ये कहना है कि यहाँ पे गाँव में भी आईसीटी का इस्तेमाल किया जाए, कि ताकि जो सहूलतें शहरों में मिलती हैं वो गांव में, विलेज में मिले। ठीक है, कि ताकि जो है लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े।
These various institutions assert that those without ICT capabilities are left out of the multiple opportunity and benefit that ICT creates and will therefore fall further behind in socio-economic terms. देखिए तो इसमें कि वेरियस जो इंस्टीट्यूशन है अगर वो ICT के कैपेबल नहीं है तो उनको वो छोड़ के उनको ICT के हिसाब से जोड़ा जाए कि ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके. ठीक है फ्रेंड्स. द यूनाइटेड नेशन कंसीडर्ड वन ऑफ इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि टिकाऊ विकास जिसे कहते हैं कि ऐसा विकास किया जाए जो हमेशा टिका रहे एक जगह पे. ठीक है. तो टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एक्सेस to information and communication technology and strive to provide universal and affordable access to the internet in the least developed country by 2020. देखिए यहाँ पे क्या है कि यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे क्या कहना है कि उन देशों में जो अभी कम डेवलप हुई हैं, कम विकसित हुई हैं, उन देशों में 2020 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे हैं कि वहाँ पे ऐसा विकास करना है आईसीटी का कि जो पिछड़े देश हैं, जो अल्प विकसित देश है, ठीक है, वहाँ पे आईसीटी का विकास हो सके. आईसीटी क्या होगा कि फ्रेंड्स देखिए दुनिया भर में आकर एडवांस चीज़ें चल रही है. आप जापान देख लो, चाइना देख लो. वहाँ पे जापान में देखो कि टेक्नोलॉजी हम जो आज के ज़माने से 20 साल आगे है. ठीक है. तो 20 साल आगे टेक्नोलॉजी है वो आईसीटी की वजह से पॉसिबल है. तो यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि जो देश जो लीस्ट डेवलपमेंट, जो अल्प विकसित देश हैं, 2020 तक वहाँ पे आईसीटी को जोड़ा जाए ताकि वो अपना विकास कर सके. ठीक है फ्रेंड्स. देखिए अब हम इसकी हमने डेफिनेशन देखी है. अब हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट ऑफ आईसीटी की. ठीक है फ्रेंड्स. देखिए कंपोनेंट ऑफ आईसीटी क्या है. दीज विल नॉट ओनली इंक्लूड हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट टू द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बट आल्सो इंटरेक्टिव डिजिटल कंटेंट, इंटरनेट एंड अदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, रेडियो टेलीविज़न सर्विस, वेब बेस्ड कंटेंट, रिपोजिटरीज, इंटरेक्टिव फॉर्म्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. देखिए कंपोनेंट ऑफ आईसीटी में क्या है कि आईसीटी सिर्फ एक हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं करता कंप्यूटर में. ये नहीं है कि बस एक हार्डवेयर लगा के दे दिया कंप्यूटर में तो हो गया आईसीटी. ये नहीं है. देखिए हार्डवेयर के अलावा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अलावा क्या है कि जो इंटरेक्टिव डिजिटल कंटेंट है, जैसे हम इंटरनेट में जो इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे ईमेल का हो गया, रेडियो के जरिए हो गया, हम जो सुनते हैं, ठीक है, टेलीविज़न सर्विस हो गई, वेब बेस्ड कंटेंट जो भी हो गया, ठीक है, तो वो भी इसमें देखा जाता है. ये नहीं है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगा दिया बस बात खत्म हो गई. ये नहीं है. अब उसमें जो कंटेंट है रेडियो में, टेलीविज़न में कैसा दिया जाए, वेब बेस्ड कैसा कंटेंट दिया जाए, ठीक है, वो इसमें सब कुछ आता है. अब आप गूगल पे कोई भी सर्च मार के देख लो, आपको सारी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आज से 20 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है. आज से तकरीबन 20 साल पहले कुछ भी नहीं था. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? ये पॉसिबल हो पाया है आईसीटी की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन. देखिए आईसीटी का जो एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है. देखिए यूज़ ऑफ आईसीटी ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट आल्सो फिगर्स इन गवर्नमेंट. जो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, आपको ये करना ही करना है. अगर आपको बिल्कुल सीरियसली एग्ज़ाम करना है तो आप इसको अच्छे से कर लेना. गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑन एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान. ठीक है. अब देखिए जो इम्पोर्टेंस ऑफ इन एजुकेशन में क्या है. देखिए जो आईसीटी है शिक्षा में, एजुकेशन में क्यों ज़रूरी है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाया था ना वो सर्व शिक्षा अभियान. यहाँ की इसका क्या मतलब है कि सभी को पढ़ाना, सभी को एजुकेशन देना. ठीक है. तो एजुकेशन कैसे दी जाए. देखिए वो दी जाए आईसीटी के ज़रिए, वहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना. ठीक है फ्रेंड्स. अब देखिए जब से डिजिटल इंडिया की बात आई है तो आईसीटी का जो है वो काम काफ़ी बढ़ चुका है. अब देखिए कि आजकल सारी चीज़ें तकरीबन ऑनलाइन हो रही हैं. ठीक है. आईसीटी की वजह से आप देखिए कि जो ऑफलाइन कोचिंग थी वो आजकल आपको ऑनलाइन कोचिंग मिल रही है बहुत कम रेट में. ठीक है. आप ये देख सकते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे कोई भी यूजीसी का लेक्चर देख लो, चलो आप हमारी एग्जांपल लेके चलो, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल हमारा ऐसा चैनल है जहाँ पे हम आपको पेपर 1 के लिए फ्री में कोर्स करवा रहे हैं. ठीक है. तो आगे जाके हम पेपर 2 भी फ्री में करवाएंगे. अब ये देखिए कि ये किसकी वजह से पॉसिबल है. ये पॉसिबल है आईसीटी की वजह से. मान लीजिए कि आईसीटी होता ही ना तो हम आपको फ्री कोर्स नहीं करवा पाते, है ना. तो कहने का सिंपल ये मतलब है कि चाहे कोई गरीब स्टूडेंट हो, जो नीडी स्टूडेंट हो, जो बहुत दूर बैठा हो, तो वो फ्री का कोर्स का लाभ उठा सकता है. किसकी वजह से?
आईसीटी की वजह से। हम उसको फ्री में कोर्स करवाएंगे पेपर 1 पेपर 2 के लिए, जिसके पास पैसे नहीं है ऑफलाइन पढ़ने के लिए वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। वो किसकी वजह से पॉसिबल है? वो पॉसिबल है आईसीटी की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देख सकते हो किसी भी चैनल का, अगर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो यही गवर्नमेंट का कहना है कि चाहे कोई भी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कुछ भी हो, वहाँ पे क्या है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है फ्रेंड्स, again ICT has figured comprehensively in the norm of schooling recommending by the Central Advisory Board of Education के in its report of universal secondary education in 2005। देखिए ICT का क्या कहना है कि ICT का ये कहना है कि जो स्कूल है, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 2005 में। उनमें यही बात की गई थी कि आईसीटी को जो है वो लाया जाए कि ताकि स्कूलों की जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सके। ICT is useful of distance education program with learning become web based। अब देखिए डिस्टेंस एजुकेशन है क्या, नया शब्द आया है, क्या है? देखिए डिस्टेंस एजुकेशन क्या है कि जैसे मान के चलिए कि आप बैठे हो दिल्ली में और आप पढ़ रहे हो कहाँ से? चेन्नई से। ठीक है, अब आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि वहाँ पे आप दिल्ली जाके पढ़ो, वहाँ पे जाके एडमिशन लो। ठीक है, अब आपको चेन्नई की पढ़ाई यहाँ पे चाहिए या चेन्नई वालों को दिल्ली की पढ़ाई उनके वहाँ चाहिए, तो कैसे पॉसिबल होगा? डिस्टेंस एजुकेशन से होगा। ठीक है, एजुकेशन तो वही रहेगा, डिस्टेंस का मतलब कि दूरी। ठीक है, यानी कि आप दूर बैठे कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ भी आप लेक्चर देख सकते हो, वो होता है डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, जैसे हमारा स्टडी भारत चैनल पे लोग जैसे लेक्चर देखते हैं, फ्री में देखते हैं, तो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं वो क्या है? वो डिस्टेंस एजुकेशन है। ठीक है, तो ये आईसीटी की वजह से पॉसिबल है। प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर टीचर विद यूजिंग आईसीटीज इन द क्लासरूम टू बी सपोर्टेड बाय वेल ट्रेन टीचर। देखिए इसमें है क्या कि जो पुराने टीचर हैं, देखिए जो एक्सपीरियंस टीचर, पुराने टीचर को बहुत है, पर वो किस में है? ऑफलाइन टीचिंग में इनको एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए जो आईसीटी के जो वेल ट्रेन टीचर हैं वो क्या करेंगे कि वो जो पुराने टीचर हैं जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है, कि ताकि जो उनकी नॉलेज है वही नॉलेज जो है वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन में दे सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट है नेशनल मिशन और एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखिए NME ICT, पहली बात तो आपकी इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। ICT की फॉर्म तो सेम रहेगी, NME की याद रख लेना, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। ठीक है, आपके पेपर में पूछ सकते हैं। इज़ एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहा है कि जो MHRD जो अभी नए मिनिस्टर हमारे कौन बने, यानी कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कि जो नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन और MHRD ने क्या मिला है, ये जो प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, पहले ही शुरू किसने किया था? NME ICT ने, फिर इसको अंडरटेक किसने किया? MHRD ने। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ए व्यू टू seamlessly providing quality educational content to all the eligible and willing learners in India. It has envisaged content and connectivity as the twin pedals for initiating and accelerating ICT enable higher education। देखो इनका क्या मतलब था? इनका ये मतलब था कि चाहे कोई भी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे हायर एजुकेशन में आईसीटी का इस्तेमाल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि पहले ज़माना था हार्डवर्क का, आजकल ज़माना है स्मार्ट वर्क का। यानी कि आज से हम 10 साल पहले या 10 साल पहले की बात करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम 10 साल पहले की बात करते हैं कि जब आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे तब इंटरनेट का इतना खास इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, वहाँ पे अगर आपको कोई टॉपिक ढूंढना होता था तो आप क्या करते थे कि आप बुक्स को ढूंढते थे पहले। ठीक है, कि ये टॉपिक आपको कौन सी बुक से मिलेगा, तो आप उसमें से लिखते थे, कोई कुछ करते थे, आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता था। अब क्या हो गया है कि आपको कोई टॉपिक की ज़रूरत है, आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उससे फ़ायदा क्या हुआ? आपका पैसा भी बचा, आपकी मनी सेव भी हुई, आपका समय भी बचा, यानी कि आपका टाइम भी सेव हो गया। ठीक है, तो यही कौन सा काम हुआ? ये हुआ स्मार्ट वर्क का। 10 साल पहले कौन सा था? हार्ड वर्क, जो बुक से ढूंढते थे। आजकल कौन सा है? स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट वर्क किसी वजह से पॉसिबल है, ये हुआ है आईसीटी की वजह से। आपको मैं साथ साथ इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको आईसीटी की वैल्यू जो है वो पता चल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट का भी यही कहना था, MHRD का। ठीक है, एंड जो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन का ये सपना था, गोल था, तो इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD ने इसको अंडरटेक किया। इनका ये मतलब था कि हायर एजुकेशन में ICT को जोड़ा जाए। इट प्लान्स टू फोकस ऑन अप्रोप्रिएट पैडागोजी फॉर ई-लर्निंग। पैडागोजी का मतलब ये होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये शब्द है टेट की बुक्स का, CTET की बुक का, ठीक है। मतलब ये पैडागोजी इसमें आती है। पैडागोजी का मतलब है शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो चीज़ पढ़ानी है वो कैसे पढ़ाई जाए, ठीक है। पैडागोगी या पैडागोजी का मतलब होता है कि जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं वो कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। फॉर ई-लर्निंग प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स थ्रू वर्चुअल लेबोरेटरीज, ऑनलाइन टेस्टिंग एंड क्लैरिफिकेशन। देखिए, यानी कि जो हम फोकस करें हायर एजुकेशन के ऊपर, वो हमें किस हिसाब से पढ़ाना है, चाहे वो ई-लर्निंग है, चाहे वो वर्चुअल लेबोरेटरीज है, चाहे ऑनलाइन टेस्टिंग है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। आपको वो चीज़ कैसे पढ़ानी है, किस हिसाब से पढ़ानी है, ठीक है, वो डिसाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। ऑन द ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर टू गाइड एंड मेंटर लर्नर। अब देखिए, जो टीचर जो कौन ऑनलाइन जो अवेलेबल होंगे, कैसे कैसे जो मेंटर होंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल एजुकेशन सैटेलाइट यानी कि एजुसेट एंड डायरेक्ट टू होम DTI प्लेटफॉर्म, ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर टू इफेक्टिवली यूज़ द न्यू मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सेट्रा। देखिए, इस पैरे का आपको मैं सिंपल सा मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। आपने 3 चीज़ें नई देखी होंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, जिसका नाम था स्वयं प्रभा और मूक, ठीक है। ये क्या था? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म था जो आपको एजुसेट के जरिए DTH के माध्यम से, DTH के प्लेटफॉर्म से आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आपके घर में चाहे केबल टीवी हो, चाहे आपके घर में डिश टीवी हो, वहाँ पे आपको 3 चैनल जरूर मिलेंगे, स्वयं प्रभा और मूक। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको 4-4 घंटे के गैप में वहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, वो बहुत ही हाई फैकल्टी है। यानी कि अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, आप वहाँ पे जाके पहले फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आपको कोई भी कोर्स सेलेक्ट करना है, आपको सारे लेक्चर वहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि जो बच्चे जो स्कूल कॉलेज में जा नहीं सकते या जो जॉब करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है वो अपना टाइम दे पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। होता है ना ऐसे कि जैसे जो जॉब करते हैं, या तो उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी या तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोनों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी। अब जब से डिजिटल इंडिया जो आया है, उन्होंने ये बात सामने रखी है कि पढ़ाई जो ज़रूरी है वो जॉब के साथ साथ भी की जाए। अब वहाँ पर 4-4 घंटे के गैप में आपको सेम कोर्स करवाया जा रहा है। आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चाहे रात को 10 बजे आ रहे हो अपने काम से, तो आप तब भी आके पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको टॉप फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ICT की वजह से, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट टू होम DTH में आपको जो हायर एजुकेशन में जो ICT जो दिया जा रहा है, उसमें आपको जो स्वयं प्रभा मूक दिया जा रहा है, वो इसी के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें हाई फैकल्टी के टीचर आपको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि स्कूल MIS। देखें, in nationwide network will be established in which school teachers, students, school manager and community at large participate। देखिए, इसमें क्या है, नेशन वाइड नेटवर्क क्या है कि जितने भी पूरे भारत के जो स्कूल है, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो स्कूल के मैनेजर हैं, स्कूल को संभालते हैं, जो कम्युनिटी है स्कूल की, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, ठीक है। तो उनका एक नेटवर्क बनाना, दिस इम्प्लीमेंटेशन विल इंक्लूड द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, digital and repositories of tools, content and resources, professional development and continuing education platforms and guidance, counseling and other student support service। देखिए, इसमें क्या है कि विभिन्न स्कूलों के विभिन्न जैसे स्कूल हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट है, कुछ भी हैं, वहाँ पे क्या है कि आपको ICT के जरिए क्या है, आपको सारी की सारी जो गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है, काउंसलिंग की जाएगी आपकी, ठीक है। आपको कहीं पे कोई चीज़ की ज़रूरत है, आपको समझ में ना आ रहा हो कि आप 10th के बाद क्या करो, कुछ है ना, तो आप क्या है ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हो। चाहे वो कोई टीचर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, वहाँ पे आपको कोई क्वायरी है, वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड बाय द MIS विल बी ब्रॉड एंड इंक्लूड स्टूडेंट एंड टीचर ट्रैकिंग पर्टिकुलरली फॉर देयर एकेडमिक नीड्स। अब देखिए, जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, उनको ट्रैक करके जो उनकी जो एकेडमिक जो नीड्स हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको इसमें शामिल करना है, ठीक है। इनका क्या लक्ष्य है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है, किसके बारे में कुछ वो इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो वो देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन इनको कहाँ से मिल सकती है, तो उसको वो दे दी जाती है। द नॉर्म्स विल आल्सो डिफाइन स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूड लैंग्वेज फॉन्ट, वर्ड प्रोसेसर, टेक्निकल डिक्शनरी एक्सेट्रा, ओपन स्टैंडर्ड फैसिलिटिंग
यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कंटेंट एंड सोर्स विल बी इंश्योर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो टेक्निकल डिक्शनरी है, जो वर्ड्स प्रोसेसर है, यहाँ पे इसका जो लैंग्वेज है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए, आप गूगल पे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में कहीं पे भी सर्च करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, देखिए आईसीटी जो आईटी एक्ट है वो कब बना? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 was thus passed on the act on 9 June 2000 and it was made effective from October 7 2000। यानी कि कब बना था? 9 जून 2000 में। और ये कब अब अपने काम में आया, कब प्रभावी तौर से लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000 सन को। बाय अडॉप्टिंग द साइबर लेजिस्लेशन, इंडिया बिकम द 12th नेशन इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट ए साइबर लॉ रिजाइम। ठीक है, रिजाइम का मतलब होता है शासन। देखिए, जब 2000 सन में आईटी एक्ट आया था, ठीक है, आईटी एक्ट आया था, तो तब क्या था, जो भारत है, जो इंडिया है, वो दुनिया का 12वें नंबर का देश बना था, 12वें नंबर पे पोजीशन थी जिसने साइबर लॉ को अपनाया था। ठीक है, साइबर कानून को अपनाया था। आपके लिए यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब आईटी कानून जब लागू हुआ था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप मेरे को जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एम ऑफ आईटी एक्ट, अब देखिए ये आईटी एक्ट क्यों लगाया गया? देखिए, अब अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ सरकार हमें कोई लागू करती है, तो उसका कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होता है। तो इसलिए इसका एम जानते हैं क्या है? टू डिलीवर लॉफुल रिकग्निशन फॉर ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कॉमनली रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स। देखिए, इसमें क्या है कि जो डिलीवर जो लॉफुल है, यानी कि इसमें क्या है कि जो आईसीटी का जो आईटी का एम क्या था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, यानी कि जो डाटा हम अपनी पहले डायरी में लिखते, जो कुछ भी लिखते थे, अब उसको जो हम कंप्यूटर में उसको बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ भी है, ठीक है, चाहे वो कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब था कि उसको कहाँ पे स्टोर किया जाए। ठीक है, इसका 2 लक्ष्य था। देखिए, द एम वाज टू यूज़ रिप्लेसमेंट ऑफ पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए, पेपर वर्क इतना बढ़ चुका था, पेपर वर्क इतना आज भी इतना ज़्यादा, अब तो बहुत कम हो गया, पहले इतना ज़्यादा हो गया था। पेपर वर्क को कम करने के लिए इन्होंने आईटी को लगाया था कि ताकि जो पेपर के अंदर इन्फॉर्मेशन, जो फाइलों के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वही सेम इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी जाए? वो स्टोर की जाए किसी मेमोरी के अंदर। अब आपको मैं सिंपल एक यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आपके पास यूजीसी नेट के लिए बुक पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपके पास यूजीसी नेट के लिए 8-10 किताबें पड़ी होंगी, ठीक है, 8-10 किताबें हैं आपकी, वो बुक्स हैं आपकी, वो काफ़ी जगह घेरेंगी, ठीक है। तो अगर आपके पास वही बुक आपके पास सॉफ्ट कॉपी में हो, यानी कि आपके वो पेन ड्राइव में हो, तो आप उसको ईजिली कैरी कर सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है। 10 किताबें आप तो एग्ज़ाम में भी नहीं लेके जा सकते, ना कहीं रिश्तेदार के घर पे लेके जा सकते हो, ना अपने घर पे उसको रख तो सकते हो, पर वो जगह काफ़ी लेगा। अगर वही डाटा आपके पास पेन ड्राइव के अंदर हो तो उसको ईजिली रखा जा सकता है कहीं पे भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको डिलीट करके दूसरा भी डाला जा सकता है। गवर्नमेंट का भी यही एम था कि जो फाइलें हैं पेपर वर्क का कम करके, यहाँ पे क्या है कि स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर रखा जाए, इसलिए ये आईटी एक्ट बनाया गया, ठीक है। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग of document with the government agency and further to amend the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act 1872, the Bankers Act 1891 and the Reserve Bank of India Act 1934 and for matter connected therewith और incidental thereto। देखो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके जो पीनल कोड का जो इंडियन पीनल कोड है, इनकी जो कानून की धाराएं जहाँ से शुरू होती हैं, तो उसमें थोड़ा उसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, जो बैंकर्स एक्ट एविडेंस एक्ट है 1891, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है, आरबीआई एक्ट है 1934, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ये एम था कि पेपर वर्क को कम करना, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया जो मोदी जी ने शुरू किया था उसका भी यही लक्ष्य था, ऑब्जेक्टिव था कि पेपर वर्क को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। अब आप देखिए कि सारे काम जो हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। पहले आपको जगह जगह पे गवर्नमेंट जो है दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, ठीक है, आजकल सारा ही काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है।
आप ये मान के चलो कि जो जब पहले इसका जो फॉर्म भरा जाता है यूजीसी नेट का या कोई भी फॉर्म भरा जाता था वो पोस्टल के ज़रिए भरा जाता था। तो दिक्कत कहाँ पे आती थी, आपने फॉर्म तो भर दिया, वहाँ पे ऑफिस में पहुँचता नहीं था, या अगर फॉर्म आपका पहुँच गया तो जो आपका रोल नंबर है वो आपको टाइम से नहीं मिलता था, तो कुछ बच्चों का एग्ज़ाम रह जाता था। तो आजकल जो आईसीटी की वजह से जो ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ हो चुका है, तो आपका जो फॉर्म है फटाफट सबमिट भी हो जाता है, आपको जो है वो फटाफट आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो रोल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इसमें सहूलियत मिल चुकी है। तो नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी डिनोट्स द टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर इंटेंड टू सेफगार्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम अनलॉफुल एडमिटेंस वीकनेस एंड अटैक ट्रांसपोर्ट थ्रू द इंटरनेट बाय साइबर डेलिकेंट्स। देखिए पहले चोरियां होती थी, कहाँ से होती थी, घरों से। देखिए चोरियां पहले होती थी यहाँ से होगी वहाँ से होगी, होती थी मैनुअली होती थी। आजकल क्या है कि आजकल जो चोरियां होती हैं वो होती हैं साइबर के ज़रिए। ठीक है, आपको फ़ोन आता है कि आप अपना, हम बैंक से बोल रहे हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दिए, आपका जो एटीएम बंद होने वाला है, आप कुछ लोग क्या करते हैं अपना नंबर दे देते हैं, उनके अकाउंट से पैसे सारे ही साफ़ कर दिए जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, चोरी तो हो गई, पहले आपके घर से चोरी होती थी, अब आपके अकाउंट से चोरी हो रही है। तो ये किस में आएगा, ये आएगा साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो गवर्नमेंट ने डाटा बना रखा है उसको सेफ़ रखने के लिए, कंप्यूटर को सेफ़ रखने के लिए, नेटवर्क को सेफ़ रखने के लिए, ठीक है, जो उसमें जो अटैक्स, जो उसमें चोरियां होती हैं उसको कम करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट का जो इतना जो डाटा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, अगर जो उसके प्रोजेक्ट है जितने ही सारे वो रिवील कर दिए जाए, बता दिए जाए, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, अब देखिए साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या यहाँ पे किया गया था, यहाँ पे लिखा ना ISO, यहाँ पे नंबर दिया हो, ये इज़ द इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड दैट डिलीवर ए मॉडल फॉर क्रिएटिंग, अप्लाइंग, फंक्शनिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग, परसीविंग एंड इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है कि अगर जो इंटरनेट जो साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो मैसेज जो डिलीवर है, जो किया जा रहा है, या कोई चीज़ क्रिएट की जा रही है, जो चीज़ अप्लाई की जा रही है, जो चीज़ फंक्शन कैसे करती है, जो काम कैसे कर रही है, उसका रिव्यू देखना, ये सारा कुछ किसकी वजह, जो नंबर है ना जो इसकी वजह से पॉसिबल है, कोड की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ए स्ट्रेटजी आउटलाइन कॉल्ड द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। देखिए गवर्नमेंट ने इसको नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत रखा है। द पर्पस ऑफ दिस गवर्नमेंट बॉडी इज़ टू प्रोटेक्ट द पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर अटैक। देखिए इसका लक्ष्य क्या है साइबर सिक्योरिटी का, कि ताकि जो साइबर अटैक है उससे बचा जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब पिछले साल रैंसमवेयर अटैक हुआ था, तो इस साल भी अभी किस जगह पे हुआ था क्या था कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने अपनी सिक्योरिटी कंप्यूटर से ले ली थी, तो हटा ली थी सिक्योरिटी। ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि जो हैकर्स थे उन्होंने तकरीबन कई देशों, जो काफ़ी देशों के लोगों के जो बिजनेसमैन थे, उनके जो कंप्यूटर जो है हैक करके अपना पासवर्ड लगा दिया था। अब उनका वहाँ पे इतना महंगा डाटा, इतना जो काम का डाटा वहाँ पे उन्होंने लॉक कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे इतने पैसे दीजिए, फिर वो फिरौती मांगने लग गए। ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि वो एक तरह से चोरी थी। तो वहाँ पे जो उनको पैसे दिए गए, फिर उन्होंने उनका लॉक खोल दिया। तो होता क्या है कि मान के चलो कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है, अगर आपके पास कोई डाटा बहुत ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंशियल है, काम का डाटा है, अगर उसको साइबर सिक्योरिटी ना हो, उसको रैंसमवेयर अटैक या उसके ऊपर कोई साइबर अटैक हो जाए, आपका डाटा जो है वह या तो ख़त्म हो सकता है या उसके ऊपर कोई लॉक लग सकता है, तो जिससे आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लगाई गई है।